हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग टी.के. उमेन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भारतीय विचारक या समाजशास्त्री की बात आती है, भारतीय समाजशास्त्री, तो जो भी चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर हायर के एग्ज़ाम हो या फिर हम ये कहें एक कॉमन सी भाषा में कि जब भी अगर हम समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं और जिसमें भारतीय समाजशास्त्रीय विचारक या फिर भारतीय समाजशास्त्री की बात आती है तो टी.के. उमेन जी का नाम प्रमुख हो जाता है। आज हम लोग इन्हीं के समाजशास्त्र में क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, इनको आखिर में हम समाजशास्त्र में क्यों पढ़ते हैं और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं उनके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग इनकी इमेज देख सकते हैं। ये टी.के. उमेन जी की इमेज है। अब हम लोग इनको ब्रीफली, बहुत ज़्यादा ये कहें कंटेंट तो मुझे नहीं अवेलेबल हुआ टी.के. उमेन के बारे में, लेकिन जितना भी अवेलेबल हुआ कुछ मुझे विकिपीडिया से मैंने कंटेंट लिया है और कुछ अदर प्लेटफॉर्म से मैंने लिया है, जैसे कि इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके प्लेटफॉर्म से मुझे कंटेंट कुछ मिला। तो हम लोग इसी सारे कंटेंट के माध्यम से उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि चूँकि बहुत कोई एक ऐसा नहीं है कि डिटेल में कोई थ्योरी है इनके बारे में समझने के लिए, तो मुझे हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी रहता कंटेंट। इंग्लिश में ही कंटेंट चूँकि अवेलेबल है तो हम लोग इंग्लिश में ही डिस्कस कर लेंगे, बट जो हमारे साथी हिंदी प्रीफर करते हैं वो लोग, मैं हिंदी में भी इसको डिस्कस कर रही हूँ, आप लोग हिंदी में नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ओके। टी.के. उमेन, इनका अगर हम लोग कंप्लीट नेम देखें तो थराइलत कोशी उमेन इनका पूरा नाम है। इज़ एन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, एक भारतीय समाजशास्त्री, आथर, लेखक, टीचर, शिक्षक एंड प्रोफेसर एमेरिटस एट द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जवाहरलाल नेहरू में ये प्रोफेसर एमेरिटस भी हैं। ओके, sorry. He was awarded Padma Bhushan, the third highest Indian civilian award in 2008, for his services to the fields of education and literature by the President of India. तो इनका जो लिटरेचर अर्थात जो साहित्य है और जो एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने अपना सर्विसेज दिया या अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना योगदान दिया है, इसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2008 में इनको भारत का जो सर्वोच्च तृतीय स्थान जो रखता है वो अवार्ड है पद्मा भूषण, इनको 2008 में दिया गया था। ओके, ही वॉज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन और इन्होंने 1990 से 1994 तक इसको सर्व किया था। तो ये 12वें प्रेसिडेंट ऑफ ISA रहे हैं अर्थात इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के। ओके, बायोग्राफी इनकी देख लेते हैं हम लोग। टी.के. उमेन वाज बॉर्न ऑन 16 अक्टूबर 1937 एज द सेकेंड मेल चाइल्ड टू सारम्मा एंड कोशी ऑफ द किरिकट्टू फैमिली एट थराइलत, वेन्नमोनी, एलेप्पी, त्रावणकोर। तो त्रावणकोर में ये प्लेस का नाम है, जो आप यहाँ से थराइलत, वेन्नमोनी, एलेप्पी, त्रावणकोर का ये एरिया है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आफ्टर अर्ली स्कूलिंग ऑफ अलप्पुझा, ओमेन obtained his BA in economics from Kerala University, तिरुवनंतपुरम इन 1957। तो 1957 में अर्थात 1957 में ये तिरुवनंतपुरम के केरला यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में अर्थात जो अर्थशास्त्र है उसमें इन्होंने BA किया एंड MA इन सोशियोलॉजी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी इन 1960। 1960 में ये पुणे यूनिवर्सिटी से MA करते हैं सोशियोलॉजी में। सॉरी, he continued at Pune University for his doctoral research and obtained PhD in 1965 on charisma, stability and change
एन एनालिसिस ऑफ भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर वाई बी दामले। तो वाई बी दामले के निर्देशन में ये 1965 में पीएचडी करते हैं और उसका जो टॉपिक रहता है वो है करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज एंड एनालिसिस ऑफ भूदान ग्रामदान मूवमेंट इन इंडिया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि भूदान ग्रामदान मूवमेंट पे किसने पीएचडी की हुई है, ऐसे कौन भारतीय विचारक हैं, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ही करेंटली रिसाइडेड एट नेशनल मीडिया कैंपस गुड़गांव इन हरियाणा। तो इस समय ये करेंटली जो है वो नेशनल मीडिया कैंपस गुड़गांव में सेवारत हैं। ओके। करियर की बात करें तो ओमेन स्टार्टेड हिज करियर एज अ लेक्चरर इन सोशल साइंसेज एट दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1964 से 1970 तक। इन्होंने 1964 से 1970 तक दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वहाँ पे ये एज अ लेक्चरर सर्व करते हैं। वेयर ही वर्कड एज अ रीडर इन सोशियोलॉजी 1970-71। 1970 से 71 तक ये एज अ रीडर रहते हैं सोशियोलॉजी के। ही देन मूव टू द सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम जिसे CSSS जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से संबंध है या उसी का एक पार्ट है ये कहेंगे। यहाँ पे ये मूव करते हैं एज एसोसिएट प्रोफेसर। तो एसोसिएट प्रोफेसर की तरह ये JNU चले जाते हैं और 1971 से 1976 तक ये वहाँ पे कार्यरत हैं। एंड लेटर बिकम द प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी 1976 से 2002 तक। तो सन 1976 से 2002 तक वहाँ पे प्रोफेसर रहे सोशियोलॉजी के। ओके। ड्यूरिंग 2003 to 2006 ही वाज इन्वॉल्व विद द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ भी इन्वॉल्व रहे 2003 से लेके 2006 तक। तो इसको हम लोग देखेंगे। सॉरी। ही वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी गुजरात हारमोनी प्रोजेक्ट। गुजरात हारमोनी प्रोजेक्ट जो रहा, जो कि आप लोगों को यदि पता हो गुजरात का जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था तो उस समय उस सिचुएशन को समझने के लिए इनको एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और जो प्रोजेक्ट था वो था गुजरात हारमोनी प्रोजेक्ट। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए गुजरात हारमोनी प्रोजेक्ट से कौन से थिंकर जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे TK उमेन का नाम आ जाता है। टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉन्सिलेशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स आफ्टर द 2002 कम्युनल कार्नेज इन गुजरात। तो जो कम्युनल कार्नेज हुआ था गुजरात में हिंदू मुस्लिम के बीच में 2002 में, उसी के कंडीशंस को समझने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और ये जो था गुजरात हारमोनी प्रोजेक्ट था और इसके चेयरमैन जो थे वो TK उमेन थे। ओके। ही वॉज अ मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हाई लेवल कमेटी। ये प्राइम मिनिस्टर्स के हाई लेवल कमेटी के भी एक मेंबर बने थे टू स्टडी द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज सचर कमेटी। तो सचर कमेटी जो है उसके भी एक मेंबर रहे जिसने जो मुस्लिम कम्युनिटी है भारत की उसकी जो सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस क्या है उसको समझने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए बनाई गई थी। ही हेल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ फोर्ड फाउंडेशन ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। In 2007 he was made professor emeritus at जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके। पोजीशंस हेल्ड, इन्होंने कौन कौन से पोजीशन संभाले थे, कार्यभार संभाला था। TK उमेन हेल्ड वेरियस पोजीशंस एट इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड 1986 to 1994। तो ये 1986 से 1994 के बीच में ISMA इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन में भी अलग अलग जो पद थे उस पर इन्होंने अपना सर्विस दिया था।
1986 की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल रहे ये 11वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोशियोलॉजी के। ओके, 1986 से 1990 तक इसी मेंबर रहे। 1990 से 94 तक ये प्रेसिडेंट रहे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये निकल के आता है कि ही वॉज ओनली पर्सन फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका टू होल्ड द पोस्ट। इस पोस्ट पे आने वाले ये भारत के नहीं बोलेंगे, ये कहेंगे कि एशिया और अफ्रीका के साइड से कोई फर्स्ट पर्सन था। यानी इस एरिया की बात यदि करें तो इस पोस्ट को सर्व करने वाले ये फर्स्ट पर्सन थे जो कि 1990 से 94 तक प्रेसिडेंट रहे। ओके, ही आल्सो हेल्ड अदर पोजीशंस ड्यूरिंग हिज कैरियर। तो ट्रेजरर रहे ये ISS के अर्थात इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के 1975 से 78 तक। सेक्रेटरी रहे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के 1989 से 91 तक। एडिटर रहे सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के। ये जो रहे ये उन अलग अलग टाइम पीरियड में आप लोग देख सकते हैं, 75, 89 से 91, 98 से 99 तक प्रेसिडेंट ये रहे। और ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट बने ये 1998 से 1999 तक। ओके, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी रोम के 2001 से 2005 तक। काउंसिल मेंबर इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलीजन 1989 से 91 और 1993 से 1995 तक। वाइस चेयर रहे ये चर्च एंड सोसाइटी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जेनेवा के 1984 से 89 तक। मेंबर इंडियन नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को के ये 1993 से 97 तक मेंबर भी रहे। ओके, सॉरी, ही वॉज आल्सो UGC नेशनल लेक्चरर इन सोशियोलॉजी 1985 to 86। ये UGC नेशनल लेक्चरर भी रहे सोशियोलॉजी के 1985 से 1986 तक। विजिटिंग प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले ये USA में। ओके, 1990 में। विजिटिंग प्रोफेसर मैसन डे साइंसेस डे एल होम पेरिस जून से जुलाई तक 1992 में। विजिटिंग प्रोफेसर विसेंसाफ्ट जेंट्रम बर्लिन मई से जुलाई तक 1993 और जून 1994 में। विजिटिंग प्रोफेसर रिसर्च स्कूल ऑफ सोशल साइंस ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी कैनबेरा दिसंबर 1993 एंड सीनियर विजिटिंग फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बुदापेस्ट में भी ये अपनी सर्विस दिए हैं अक्टूबर 1994 से जुलाई 1995 तक। तो इन्होंने ये कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो है उसको इन्होंने सर्व किया है। सॉरी, इनको कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ओमेन रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स फॉर हिज सर्विसेज टू द सोशल मिलिeu। ओके, VKRV राव प्राइज इन सोशियोलॉजी फॉर 1981 बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। GS घुरे अवार्ड 1985 में दिया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के द्वारा। स्वामी प्रणवानंदा अवार्ड इन सोशियोलॉजी 1997 बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के द्वारा दिया गया था। तो ये आप लोग ये भी एक फैक्ट निकल के आता है, UGC के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है वो स्वामी प्रणवानंदा है। तो ये भी पूछा जा सकता है स्वामी प्रणवानंदा जो है सोशियोलॉजी में जो कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ये UGC के द्वारा दिया गया है। सोशियोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है। इसलिए आप लोग जब पढ़ते हैं अपना माइंड, अपनी आंखें खोल के पढ़ा करिए, हर तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। किसी लाइन को आप लोग पढ़ते हैं तो ये समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन राइज हो सकता है। अगर आपके माइंड में इस तरीके से पढ़ने की क्षमता आ जाती है कि हमको किस तरीके से पढ़ना है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया जाए हम उसको आंसर कर सकते हैं, तो आप लोग समझिएगा कि आप लोग बिल्कुल राइट वे में हैं। ओके, फेलो द स्वेडिश कॉलेजियम फॉर एडवांस्ड स्टडी इन द सोशल साइंसेज उपसाला स्वीडन जनवरी टू जून ये 1998 में रहे। ओके, फिलिपोस मार्क
क्राइसोस्टोम नवेथी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2007 में दिया गया था। पद्म भूषण बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये पद्म भूषण अवार्ड 2008 में इनको दिया गया था। ओके, हम लोग इनका ये मुझे इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है वहाँ से एक आर्टिकल मिला, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। एटलीस्ट टीके वुमेन के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता हो तो कम से कम इतना तो पता रहे ही कि उनका मेजर जो ओवरव्यू एक पर्सपेक्टिव रहा है, सोचने का तरीका रहा है, वो क्या है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जो टीके वुमेन के बारे में मुझे एक आर्टिकल और मिला था, उसको हम लोग अपने किसी नेक्स्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसको मैं बता दूँ, एक मिनट, इसको मैं इरेज करती हूँ, मैं उसका नाम लिखती हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो रियल में डिटेल में आप लोगों को टीके वुमेन जी के बारे में जानना है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल जो है आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये है आइडियोलॉजी, एक मिनट, आइडियोलॉजी कल्चरल, पेन थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। कल्चरल स्ट्रक्चरल, तो ये एक इनका लेख है, आइडियोलॉजी कल्चरल स्ट्रक्चरल। इसको आप लोग अगर इंग्लिश में कंटेंट है, अगर आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट हो पढ़ने का समझने का तो आप लोग चाहिए तो गूगल पे जब आप लोग सर्च करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको जब टीके वुमेन की इमेज दिखती है और उनके बारे में विकिपीडिया भी है, उसके जस्ट ऊपर की पोर्शन में ही आपको ये आप लोगों को राइट साइड पे दिखेगा, आइडियोलॉजी कल्चरल और स्ट्रक्चरल करके एक टॉपिक है। इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, पढ़िएगा इसे ज़रूर। इससे आप लोगों को टीके वुमेन का क्या पर्सपेक्टिव रहा है, क्या विचार रहा है, उन्होंने जो भारत की सामाजिक संरचना है उसको कैसे समझने की कोशिश की है, उसको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से उन्होंने उसको स्टडी किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पढ़ने से पहले आप लोग एक एज अ पर्सन, सिर्फ एक व्यक्ति की तरह, बिना किसी ये सोचे हुए कि मैं किस धर्म का हूँ, मैं किस संस्कृति से बिलोंग करता हूँ, मैं किस क्षेत्र में रहता हूँ, क्या मैं उत्तर भारतीय हूँ, दक्षिण भारतीय हूँ, पूर्वी का हूँ या पश्चिमी क्षेत्र से हूँ, या फिर मैं किस धर्म से संबंधित हूँ, किस जाति से संबंधित हूँ, किस वर्ग से संबंधित हूँ, इन सब से ऊपर उठ के आप लोग एज अ पर्सन सिर्फ अगर इस लेख को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग टीके वुमेन को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो बात की है वो इन सब से ऊपर उठ के बात की है। ना ये किसी रिलीजन से जुड़ के बात करते हैं, ना किसी धर्म से संबंधित बात करते हैं, ना किसी संस्कृति से संबंधित बात करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर बता दूँ एक बहुत ही ब्रीफ में, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इनके विचार कैसे रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो कोठारी आयोग जो आया था शिक्षा से संबंधित, तो उसमें ऐसा माना गया था, ये सोच के आइडियल रूप में वो प्रारूप बनाया गया था कि जो शिक्षा होती है विद्यालयों में, जो शिक्षा दी जाती है, वो बच्चे जो पढ़ने जाते हैं विद्यालय में वो भारत का भविष्य निर्माण करते हैं। इस तरीके की शिक्षा हमें देनी चाहिए विद्यालयों में। लेकिन यहाँ पे टीके वुमेन ये बताना चाहते हैं कि जो भारत है ये एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृति है, हर क्षेत्र के लोगों की अपनी एक अलग पहचान है, चाहे वो हम दक्षिण भारत की बात करें या पूर्वी भारत की बात करें या पश्चिमी भारत की बात करें, इवन
अगर हम बात करें एक एक स्टेट की, एक एक राज्य की बात करते हैं, तो हमें एक अलग ही कल्चर नज़र आता है, अलग ही भाषा नज़र आती है। और इन सब को लेते हुए हम एक भारत के भविष्य की बात करते हैं, जो कि हम अगर बात करें कि जो विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो कंटेंट पढ़ाई जा रही है, जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो विद्यालयों में, क्या बच्चे का जो एक सामूहिक जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो उसी पे निर्भर करता है, या फिर जो उस जिस धर्म से आता है, जिस क्षेत्र से आता है, जिस संस्कृति से आता है, उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो यही बात टीके उमेन समझाने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग, मैं इसलिए आज इस लेक्चर में नहीं डिस्कस की क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता लेक्चर। ऑलरेडी वो लेख जो है अपने आप में वो खुद एक लेक्चर बन सकता है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पे कभी नेक्स्ट जो भी जब भी हमें लगेगा कि डिस्कस कर लेना चाहिए, एक सेपरेट लेक्चर के रूप में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल एंड आईएसए कैरियर इनका कैसा रहा इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओमेन हैज़ लिस्टेड हिज मेन इंटरेस्ट्स। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आप लोग जो इसमें की पॉइंट्स मिल रहे हैं इसको ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। ओमेन हैज़ लिस्टेड हिज मेन इंटरेस्ट, इनके मेन इंटरेस्ट किस में रहे हैं, तो एज इन द एरियाज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जो राजनीतिक समाजशास्त्र हमें दिखता है, प्रोफेशंस, जो व्यवसाय हैं हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके का प्रोफेशन हमें देखने को मिलता है, व्यवसाय तो नहीं बोलेंगे वो ऑक्यूपेशन हो जाएगा, प्रोफेशन हमें किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग होते हैं, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें एक समाज में किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है, एंड सोशल थ्योरी, तो जो सामाजिक थ्योरी है हमारी वो किस तरीके की है। तो इन सारे पे इनका रुझान रहा है इसको समझने की। जस्ट 1 मिनट। तो इनका जो मेन इंटरेस्ट रहा है वो इन सभी एरियाज़ में रहा, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं एंड ही हैज़ पब्लिश्ड इन ऑल दीज एरियाज़। तो जो इनके पब्लिकेशंस रहे हैं या जो पब्लिश्ड जो इनकी बुक्स रही हैं, आर्टिकल्स रहे हैं, वो इन्हीं सब एरियाज़ में रिलेटेड रही हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है, बस सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, प्रोफेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल थ्योरी, ये सारे इनके मेन इंटरेस्ट के एरिया रहे हैं। His work in the first part of his career was very much oriented to Indian situation. तो इनका जो फर्स्ट पार्ट रहा है इनकी राइटिंग का, जो इनके हम अगर पूरे टाइम पीरियड को देखें कि इन्होंने जितने में अपना लेखन कार्य किया है उसका अगर 2 पार्ट में हम बांट दें, जिस तरीके से कार्ल मार्क्स को हमने युवा मार्क्स और प्रौढ़ मार्क्स के रूप में बांटा था, उसी तरीके से अगर इनको हम 2 पार्ट में इनके लेखन को बांटते हैं, तो जो इनका फर्स्ट पार्ट रहा है इनके करियर का, उसमें इन्होंने जो इंडियन सिचुएशन रहा है, भारत की क्या स्थिति रही है, उसी के संबंधित इनका ज़्यादा रुझान रहा है, जो भी इनके लेखन रहे हैं या बुक्स रही हैं। दिस ऑफन इंटेल्ड क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, तो इन्होंने वेस्टर्न सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी किया है, आलोचना भी किया है, विथ विच he showed his familiarities and making generalizations that ignored Indian data or theorized it in terms of backwardness, but he also wanted to go beyond existing Indian practice। तो इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न सोशियोलॉजी है उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया कि जो भारत की जो एक रूपरेखा दिखाई जाती है, भारतीय परिदृश्य से दिखाया जाता है कि ऐसा है भारत, वो बहुत ही गलत है, उसको एक पिछड़े की तरीके से थ्योराइज करना वो चीज़ सही नहीं है। The book based on his doctoral thesis 1972 was the first by an Indian sociologist to deal with a social movement, and his doctors and nurses was the first book length study of modern occupation।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इनकी एक बुक है डॉक्टर्स एंड नर्सेज, बहुत ही एक डिफरेंट बुक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बुक है और ये पहली ऐसी बुक है जो कि मॉडर्न ऑक्यूपेशन पे आधारित किसी सोशोलॉजिस्ट के द्वारा लिखा गया है। बट it was not only in opening up new substantive topics of research that he aimed to break new ground. He sees three broad orientation as having dominated Indian sociology. इसमें क्या आता है? Institutionalist, aiming to perpetuate the past and cleanse it of alien accretions. Nationalist, seeing the role of sociology to promote an Indian version of modernity and nation building. Cosmopolitan, seeing sociology as a nomothic science and India as essentially the same as other societies despite a few cultural specificities. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें तीन हमें ज़्यादा डोमिनेटेड इंडियन सोशोलॉजी में टॉपिक दिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंस्टीट्यूशनिस्ट दिखता है, जो कि हमें जो पास्ट में कैसी क्या चीज़ें रही हैं या किस तरीके से हमको एमिंग टू परपेचुएट द पास्ट एंड क्लीन इट ऑफ एलियन एक्रिएशन, मीन्स एक अलग ही तरीके से हमको समझने के लिए या सोचने के लिए या स्टडी करने के लिए हमें बाधित करता है। दूसरा इन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट हैं, तो जो कि जो इंडियन वर्जन है, जो भारत का मतलब एक ये कहें कि हम एक भारतीय की तरह सोचते हैं, इसमें इन्होंने कहा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्जन ऑफ मॉडर्निटी एंड नेशन बिल्डिंग की बात होती है। मीन्स हमारे राष्ट्र के निर्माण में क्या चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी या ज़रूरी हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक भी उन्होंने कहा कॉस्मोपॉलिटन का, तो इन्होंने कहा कि जो सोशियोलॉजी होता है इसको हम नोमोथिक या नोमेथेटिक साइंस की तरह लेते हैं, और इसमें क्या है कि हम अलग अलग जो कल्चर होते हैं, मीन्स अलग अलग तरीके से हमको भारत को समझने की ज़रूरत है, ऐसा कहते हैं। ही हैज़ नॉट बीन हैप्पी टू सब्सक्राइब फुली टू एनी ऑफ दिस, तो ये कहते हैं कि हमें किसी एक को इसमें से समझने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉल्स हिज ओन पोजीशन प्लूरलिस्ट, तो ये अपने आप को एक प्लूरलिस्ट की पोजीशन पे ज़्यादा फिट पाते हैं। एडवोकेटिंग थ्योरेटिकल एक्सक्लेटिसिज्म विथ attention to historical diversities and reconciliation of national and basic humanist value and alien and the indigenous, ये एक थिंकर के द्वारा ये बात कही गई है। नॉट ऑल ऑफ दोज पॉइंट वुड बी सीन इक्वली रिलेवेंट टू द अदर नेशनल sociologies, but they will have their own equivalents. He has also played an active part of the discussion of internationalization and how to achieve it. ओके, यहाँ पे एक बात मैं ये हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ही लेंदी जैसा लग रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो। मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। इन्होंने कहा है कि जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, भारत की बात कर रहे हैं, एससी हैं, एसटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अगर इन सबको हम एक साथ मिला दें तो ये भारत की जो एक हम कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है या इस तरीके की जो हमें हिंदी भाषी देश है, तो अगर कैलकुलेशन करके देखें तो जो माइनॉरिटीज़ हैं अर्थात जो एससी है, एसटीज़ हैं, मुस्लिम रिलीजन्स के हैं या जो दूसरे छोटे छोटे रिलीजन्स के हैं या ओबीसी के लोग हैं, ये हमें देखने को मिलेगा कि वो जो एक हायर क्लास है या हायर कास्ट हैं, उनसे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा हैं।
लेकिन उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी उनको हम एक किनारे पे रखते हैं। तो इसी कारण से इन्होंने एलियन की भी कॉन्सेप्ट की बात की है कि हम मतलब अपने ही देश में, जैसे कि जो क्रिश्चियन हैं, सपोज क्रिश्चियन लोग हैं या मुस्लिम लोग हैं या हम ज्यूज़ की बात करें, यहूदी लोग हैं, तो इनको हम ऐसे बिहेव करते हैं, मतलब ये मान के चलते हैं कि जो इंडिया है या भारत है ये एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ पे जो वर्चस्व है वो हिंदू का है। तो जो अदर रिलीजन है, जो क्रिश्चियन है या सिख हैं या दूसरे जो रिलीजन के लोग होते हैं, उनको हम एलियन की तरह बिहेव करते हैं। मीन्स ये हम एक ही साथ रहते हैं, हम सभी एक ही देश के वासी हैं, लेकिन उनको हम एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं कि वो एक दूसरे कल्चर की तरह के लोग हैं, दूसरे क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, इस तरीके का बिहेव करते हैं। ये टीके वुमेन कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों को एलियन का कॉन्सेप्ट दिखा या आउटसाइडर्स की भी बात ये करते हैं कि ऐसा फील होता है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एलियन मीन्स जो दूसरे लोग हैं जो हमारे जैसे नहीं हैं, एंड द इंडिजीनियस जो कि भारत के मूल निवासी हैं। इस तरीके का रिएक्शन पूरे भारत में देखने को मिलता है। अब जैसे कि अगर हम पूर्वी भारत की बात करें या दक्षिणी भारत की बात करें तो ऐसा दिखेगा कि जैसे जो एक मेन भारत का पार्ट है उससे कहीं कटा हुआ सा है क्या, कल्चर के मामले में या फिर भाषा के मामले में। क्योंकि अगर हम बात करें जो सिर्फ हिंदी भाषा की बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में भी बहुत सारी भाषाओं का समावेश देखने को मिलता है। हिंदी की भी अपनी एक खड़ी बोली जो बोलने वाले लोगों की बात करें तो उनकी जनसंख्या जो है वो बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि हिंदी बोलने में भी बहुत सारे अपने क्षेत्रीय जो टोन हैं या लुक हैं वो आ जाते हैं उनमें। तो और भी अदर सारी भाषाएं जो हैं वो भारत में बोली जाती हैं। तो इस तरीके से ये समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स इन्होंने रिलीजन, भाषा, जो क्षेत्र है, कल्चर है, इन सब को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये इनके कहने का अर्थ यही निकलता है कि जो भारत है वो एक डाइवर्स कंट्री है, यानी यहाँ पे एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है, भाषाई विविधता देखने को मिलती है, धार्मिक विविधता देखने को मिलती है, और इन सब को हमको समझते हुए भारत को समझने की ज़रूरत है। It is of interest to note that women identity as a Kerala Christian, which put him outside the Hindu majority। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इनकी अपनी जो आइडेंटिटी है वो केरला क्रिश्चियन की तरह है, जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी से आउटसाइड की तरह फील होता है या रखता है। हैज़ गिवन हिम अ वैल्यूएबल एंड रिलेटिवली अनयूजुअल सोशल पर्सपेक्टिव। He points out that in India, far from Christianity having been imported by colonialism, though of course that also played a role much later. It existed in Kerala by the 3rd century AD before Hinduism। ये ऐसा मानते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो हिंदुइज़्म से काफ़ी पहले, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये कहते हैं कि केरला में ये एग्जिस्ट करती थी 3rd सेंचुरी एडी, बिफोर हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म के पहले से ही क्रिश्चियनिटी जो है वो केरला में एग्जिस्ट करती थी, यानी अस्तित्व में थी, विच केम इन विथ द आर्यन कन्क्वेस्ट। दिस मीन्स दैट इट adherent can neither be treated as less indigenously Indian than Hindus। तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि जो केरला के क्रिश्चियन हैं वो जो हिंदू को हम मानते हैं कि भारत के जो इंडिजीनियस हैं या मूल निवासी हैं, क्रिश्चियन भी वैसे ही हैं। नॉर एज अ वेस्टर्न रिलीजन इंट्रिंसिकली कनेक्टेड विथ कोलोनिज्म। अच्छा, यहाँ पे ये बात कहते हैं कि हम अगर भारत की हिस्ट्री को उठा के देखें
तो हम ऐसा देखेंगे कि हम जो हम कहते हैं कि एक मुग़ल एम्पायर आया, या फिर भारत की हिस्ट्री को समझने की कोशिश आप लोग करिए, या फिर हम ब्रिटिश भारत की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश भारत था या उसके पहले भी जो रूलर्स थे, रूल करके गए, जो शासक आए हमारे देश में, उन्होंने भारत को सिर्फ पिछड़ा ही किया, बल्कि उन्होंने कुछ योगदान भी दिए हैं, तो हमें उसको भी समझना चाहिए। द इशूज ऑफ आइडेंटिटी रेज्ड बाय लुकिंग एट द कॉम्प्लेक्सिटीज of modern Indian societies from this angle have surely helped in the development of works such as his Insiders and Outsiders of India 1986। तो इन्होंने जो इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स इन इंडिया 1986 में लिखा है, उसमें ये समझाने की कोशिश करते हैं। एंड सिटीजनशिप, नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी, रिकॉन्सिलिंग कंपीटिंग आइडेंटिटीज 1977 में भी इन्होंने इसकी बात की है। एज दिस नोट्स सजेस्ट, ओमेन हैज़ एंड हैड बिफोर हिज एक्टिव रोल इन ISA अर्थात इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन an impressive range of publication on a range of significant social issues and theoretical topics। तो उस समय में जब ये ISA में थे, इन्होंने बहुत सारे वैल्यूएबल जो इनकी बुक्स हैं, अर्थात इनकी अपनी जो पब्लिकेशंस हैं, उसको इन्होंने लिखा था, या ये कहें मूर्त रूप दिया था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर अपीयरेंस exemplifies a pattern which illustrates the structuring of the sociological literature more broadly। तो जो सोशियोलॉजिकल लिटरेचर हमें देखने को मिले, या जो बुक्स देखने को मिली, उनको काफ़ी कुछ इन्हेंस इन्होंने किया है। दे हैव ऑल बीन इन इंग्लिश, though their empirical focus has usually been in Indian data। Most of his work have been published in India, but often by Indian branches of prestigious Western publishers such as Sage Publication, Macmillan and Oxford University Press, इसके द्वारा पब्लिश किए गए हैं। His articles have been very widely spread, divided between Indian journals such as the Sociological Bulletin or Economic and Political Weekly and International and or Specialist ones। तो इनके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जर्नल रहे हैं, उनमें भी इनके आर्टिकल जो हैं वो पब्लिश किए गए हैं। ओके। Omen reports that ISA was not salient to him earlier in his career। इन्होंने कहा कि जो ISA था, अर्थात इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, वो उनके लिए एक सैलिएंट नहीं था, मीन्स एक उनकी इम्पोर्टेंस नहीं थी कि हमको ये चाहिए या हमें यहाँ पे काम करना है, मतलब उनका मुख्य रुझान उधर की तरफ नहीं था। डिस्पाइट हिज प्रोमिनेंस इन इंडिया एंड द फैक्ट that he had a number of invitations to foreign countries। तो इन्होंने कहा कि इनका जो मेन जो रुझान था, इस सही में इंडिया से संबंधित काफ़ी कुछ कार्य करना चाहते थे। He had no involvement with it until he found himself organizing the 1986 World Congress on behalf of the Indian Association। He was then surprised to find himself nominated for EC without even his consent being asked। तो बिना किसी तरीके की इनकी तरफ से अपनी रिकमेंडेशन के, या कि हम भी इसमें मेंबर बनना चाहते हैं या इस तरीके का कुछ, तो इनको EC जो बनाया गया था, आप लोग देख सकते हैं कि इसके लिए इनको उनकी तरफ से ही, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया था या इनको बोला गया था। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ सेवरल RCs, बट हिज membership of the working group of famine and society has probably lasted longest। In his presidential address, he discusses geographical as well as social boundaries of many kinds and their interrelationship। He sees them
as an essential part of identities, although their co-terminality is not desirable because it promotes religious fundamentalism or secular टोटलिटेरिज्म। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट चूँकि बड़े बड़े वर्ड आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है। सेक्युलर टोटलिटेरियनिज्म, ये मीन्स जो हम एक सेकुलर की बात करते हैं, कि जैसे बोलते हैं इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, या इस तरीके की हम बात करते हैं, तो इसमें हम उसके संपूर्णता को देखें तो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, मीन्स जो धार्मिक जो एक हम बोलें कि बेस क्या है, धर्म का बेस क्या है, या इसको हम कैसे समझना चाहिए, या सेकुलर भारत को अगर हमें समझना है तो कैसे समझना चाहिए, तो इन सबको ये प्रमोट करते हैं। ओके, थ्रेटनिंग प्लूरलिज्म, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये अपने आप को एक प्लूरलिस्ट भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो फील्ड हैं सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है। तो इस तरीके से ये कहते हैं कि हमें जो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ही सीज देम एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आइडेंटिटीज़, हमारी पहचान के लिए जो मेन पार्ट है वो आखिर में क्या है। ऑल्दो देयर co-terminality is not desirable because it promotes religious, मीन्स हम किसी एक धर्म को बढ़ावा देना या फिर किसी भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको बढ़ावा देने के बजाय अगर हम इनको बढ़ावा देंगे तो जो प्लूरलिज्म है वो हमारी खतरे में आ जाएगी। तो ऐसा ये कहते हैं, इट कैन बी सीन how this earlier work already raised themselves related to those of his presidential address, and one may assume that his interest in these issues influenced the choice of a Congress theme which invited discussion of them। तो यहाँ पे आप लोग बस इतना समझने की कोशिश करिएगा कि जो टीके ओमेन हैं उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले इनको इसीलिए जाना जाता है, मेजरली जो जाना जाता है, कि इन्होंने कहा था कि जो क्रिश्चियनिटी है भारत में आई है, जिसे लोग एक हिंदू राष्ट्र होने के नाते और आउटसाइडर्स की तरह देखते हैं, वो बल्कि हिंदू रिलीजन जब से या हिंदुइज़्म हमें भारत में देखने को मिलता है, उससे पहले से केरला में जो क्रिश्चियनिटी थी वो पहले से ही उपलब्ध थी या अस्तित्व में थी या एग्जिस्टेंस में थी। तो यहाँ पे ये कहने का इनका मेन मोटो यही है कि भारत को हमें सिर्फ एक किसी मेजर रिलीजन या मेजर एक लैंग्वेज के या मेजर एरिया के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि आप लोग ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम स्टार्टिंग ही करते हैं, अगर हम देखें तो ये यूनियंस ऑफ स्टेट की बात करते हैं, कि उसमें यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की, यानी कि बहुत सारे स्टेट से जुड़ा हुआ भारत है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें हम सिर्फ एक किसी का वर्चस्व पूरे भारत पे दिखाई देना चाहिए। तो ये बात ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। ओके, इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स तो इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, तो हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। करिश्मा, स्टेबिलिटी एंड चेंज, जो कि इनके पीएचडी का थीसिस से टॉपिक ही रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हैं 1972। ओके, डॉक्टर एंड नर्सेस 1978, हम लोग इसको बहुत ही जल्दी फटाफट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल इंडिया, मोबिलाइजेशन एंड स्टेट इंटरवेंशन, ये 1984 में पब्लिश हुई थी बुक। यहाँ ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रेस से ये पब्लिश की गई है
या इसका ISBN नंबर क्या है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। चूँकि मैंने विकीपीडिया से इस कंटेंट को लिया है तो मैंने कॉपी पेस्ट जस्ट ऐसे ही कर दिया। आप लोगों को सिर्फ बुक से मतलब है, ईयर से मतलब है, थिंकर आप लोगों को पता ही है। ओके, फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये 1985 में लिखी गई है। डायनेमिक्स ऑफ एग्रेरियन मूवमेंट इन केरला, तो एग्रेरियन मूवमेंट केरला पे भी इनका एक बुक है और ये बुक है द मोबिलाइजेशन टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ये 1985 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट बुक, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स इन इंडिया, प्रीमोरिडियल कलेक्टिविज्म एंड कल्चरल प्लuralism इन नेशन बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1986 में पब्लिश की गई है। ओके, द नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिस वर्क वाइड अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया, ये 1988 में इनकी बुक आती है। ओके, प्रोटेस्ट एंड चेंज स्टडीज इन सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट पे इनका काम रहा है। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि ठीक है वुमेन क्या सोशल मूवमेंट से रिलेटेड रहे हैं, तो बिल्कुल रहे हैं। ये 1919 में आया है। ओके, 1919 मत आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सोशियोलॉजी ऑफ वन वर्ड, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। अ प्ली फॉर एन ऑथेंटिक सोशियोलॉजी, ये 1990 में आया है। ओके, 1991 में इंटरनलाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए। अ व्यू फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, कॉन्टेस्टेड बाउंड्रीज एंड इमर्जिंग प्लuralism 1995, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अपने आप को एक प्लuralist कहते हैं। प्लuralism पे इनका कई सारा काम भी है। ओके, 1995 में एलियन कॉन्सेप्ट एंड साउथ एशियन रियलिटी रिस्पॉन्सेस एंड रीफॉर्मुलेशंस, तो ये 1995 में इनकी बुक आती है। सिटीजनशिप, नेशनैलिटी एंड एथनिसिटी, रिकॉन्सिलिंग कंपीटिंग आइडेंटिटीज़, ये बुक 1997 में है। सिटीजनशिप एंड नेशनल आइडेंटिटी 1997 में अगेन एक बुक आती है। 2000 में द क्रिश्चियन क्लैरिटी इन इंडिया वॉल्यूम 1, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट एक बुक है, ये आप लोग ज़रूर नोट करिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लuralism, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी, कंपैरेटिव स्टडीज। यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आ सकता है कि क्या टीके उमेन ने कंपैरेटिव स्टडीज़ किया है, तो यस किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बुक से ही आप लोगों को क्लियर होता है। 2002 में बुक आती है ये। ओके, डेवलपमेंट डिस्कोर्स इशूज एंड कंसर्न्स, ये 2004 में इनकी बुक पब्लिश होती है। नेशन, सिविल सोसाइटी एंड सोशल मूवमेंट्स, ये बुक जो है 2004 में आती है। ओके, 2005 में पब्लिश की गई बुक है इनकी क्राइसिस एंड कंटेंशन इन इंडियन सोसाइटी, तो ये बुक जो है 2005 में पब्लिश हुई है। ओके, 2005 में इनकी एक और बुक है अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी अ न्यू पर्सपेक्टिव। 2007 में नॉलेज एंड सोसाइटी सिचुएशन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं 2008 में रिकॉन्सिलेशन इन पोस्ट गोधरा गुजरात, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोधरा गुजरात पे इन्होंने बुक लिखी है। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो टीके उमेन का नाम जरूर आएगा। नॉलेज एंड सोसाइटी सिचुएटिंग सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये 2013 में बुक पब्लिश हुई थी। ओके, इनके कुछ बुक्स के हम लोग फ्रंट पेज कवर भी देख लेंगे। तो ट्रायल्स, ट्रैबुलेशंस एंड ट्रैम्प करके इनकी बुक टीके उमेन की है। सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट डिस्कोर्स, इशूज एंड कंसर्न्स, रिकॉन्सिलेशन इन पोस्ट गोधरा गुजरात। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द क्रिश्चियन क्लैरिटी इन इंडिया, ये बुक थोड़ा ब्लर लिखा हुआ है बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्राइसिस एंड कंटेंशन इन इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट बुक अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी अ न्यू पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं एलियन कॉन्सेप्ट एंड साउथ एशियन रियलिटी, ये इनकी बुक है। ओके, प्लuralism, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी, कंपैरेटिव स्टडीज़, तो ये इनकी कुछ बुक्स रही हैं। उसका फ्रंट पेज कवर जितना मुझे अवेलेबल हुआ मैंने आप लोगों को मेंशन किया।
साथ ही मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है दोस्तों। मैं क्लियरली आप लोगों को बताती हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट्स हूँ, इसीलिए मैंने अपने जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी मीडियम में ही मैंने स्टार्ट किए हैं। बट मैं बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि आप लोगों को पता है सोशियोलॉजी में हिंदी में नहीं अवेलेबल होता है, तो इंग्लिश में उसको हम लोगों को डिस्कस करना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं बहुत ही एकदम क्लियरली मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ आप लोगों को, लेकिन ये मेरी कोशिश होती है। ख़ास करके वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं उनको तो ईजिली समझ में भी आ जाता है और वो हमारे बिना समझाए भी समझ सकते हैं, लेकिन जो हिंदी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं जितना भी मैं समझ पाती हूँ उतना भी यदि आप लोगों को समझा दूँ इंग्लिश के कंटेंट से तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। तो यदि अगर मेरे लेक्चर में मेरे पढ़ाने के तरीके में आप लोगों को कुछ डाउट होता है या कुछ आप लोगों को लगता है कि मैं गलत तरीके से समझा रही हूँ या कुछ ऐसा आप लोगों को जो भी संदेह हो, तो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग को चूँकि कंटेंट मैं अवेलेबल करा चुकी हूँ तो मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन चूँकि कंटेंट आप लोगों के सामने होता है तो जो मैसेज है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ वो तो बिल्कुल आप लोगों को क्लियर सामने कंटेंट के रूप में दिखाई देता है, तो आप लोग वहाँ से समझ भी सकते हैं। बाकी अगर कोई कुछ भी अगर हमसे मिस्टेक्स होती हैं तो आप लोग सेल्फ करेक्ट भी कर सकते हैं। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो हमसे भी फिर से क्वेरी कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसमें काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। धन्यवाद।